वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 8 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, ट्रेड टू टेरिटरी। तो बेसिकली ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग करने आई थी अचानक से ही उन्होंने हमारी टेरिटरी पे कब्ज़ा कर लिया। ये क्वेश्चन हम सबको जानने का इसका आंसर हमें उत्सुकता रहती है कि यार कैसे ये जो ट्रेड करने आए थे अचानक से इन्होंने हमारी टेरिटरी पे कैसे कब्ज़ा कर लिया। सो इसी हमारे क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे इस चैप्टर में। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी है कि हु वॉज द मोस्ट पावरफुल मुगल एम्परर। सबसे ज़्यादा पावरफुल मुगल एम्परर कौन थे? दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है कि मोस्ट पावरफुल मुगल एम्परर दो रूलर्स थे, अकबर एंड औरंगज़ेब। बस ये कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एम्परर थे औरंगज़ेब। लेकिन एक क्वेश्चन आता है लास्ट मुग़ल एम्परर कौन थे, मतलब उनके बाद तो मुग़ल डायनेस्टी ही ख़त्म हो गई। तो लास्ट मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह जफ़र। तो ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि मोस्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर्स कौन थे, लास्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर कौन था और लास्ट मुग़ल एम्परर कौन था। सो मोस्ट पावरफुल मुग़ल एम्परर अकबर एंड औरंगज़ेब, लास्ट में पावरफुल मुग़ल एम्परर औरंगज़ेब एंड सबसे लास्ट मुग़ल एम्परर वो थे बहादुर शाह जफ़र। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली सारी कहानी जहाँ से भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कहानी चालू होती है वो चालू होती है फ्रॉम क्वीन एलिज़ाबेथ वन। तो भाई ऐसा क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने क्या कर दिया था? सो बेसिकली क्वीन एलिज़ाबेथ वन ने BEIC को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर, एक रॉयल ऑर्डर, एक फरमान जारी कर दिया कि तुम जो भी ब्रिटेन से जितने भी ईस्ट में कंपनीज़ हैं, ब्रिटेन से जितने भी ईस्ट में कंट्रीज़ हैं जैसे कि अफ्रीका, इंडिया वगैरह वगैरह, तो उनमें जाके देखो और जो भी चीज़ें अच्छी लगे, जो भी प्लांट्स, जो भी क्रॉप्स अच्छे लगे, जो भी स्पाइसेस अच्छे लगे, सब उनको ले आओ और उनको उधर से बाय करो तुम चीप में, और यहाँ ब्रिटेन में आकर या फिर और बाकी यूरोपियन कंपनीज़ में आके यू सेल डियर। नाउ व्हाट इज़ डियर? डियर मीन्स एक्सपेंसिव। महंगे में बेचो, सस्ते में ख़रीदो। तो इस तरीके के बिज़नेस को क्या कहते हैं कि महंगे में बेचना और सस्ते में ख़रीदना? इस तरीके के बिज़नेस को कहते हैं मर्केंटाइल बिज़नेस। ऐसा बिज़नेस जिसमें हम बहुत चीप में ख़रीदते हैं और बहुत महंगे में बेचते हैं और हम प्रॉफिट कमाते हैं। इस तरीके के बिज़नेस को कहते हैं मर्केंटाइल बिज़नेस। तो अभी कैसे रिलेटेड है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से? सो बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इंडिया ओनली, कि हम इंडिया में जाएंगे और जो भी उधर दिखेगा उधर हम सस्ते में ख़रीदें। हम इन शॉर्ट हम मर्केंटाइल बिज़नेस करेंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। बट जैसे ही वो इंडिया पहुँचे उनने क्या देखा कि पोर्चुगीज़ तो कब के आए हुए हैं, फिर डच भी आए हुए हैं, फिर फ्रेंच भी आ चुके हैं और वो सबसे एंड में आए हैं, है ना। तो ऐसे वो मर्केंटाइल ट्रेड कैसे करेंगे? क्योंकि इतना सारा कंपटीशन हो जाएगा तो शॉपकीपर्स जो है वो डेफिनेटली प्राइस इंक्रीज़ करेंगे कि भाई अगर तुम्हें चाहिए तो ये मैंने प्राइस इंक्रीज़ कर दिया है, जो चीज़ 50 की थी उसे अब मैं 200 में बेच रहा हूँ और अब तुम्हें चाहिए तो तुम्हें इतने तो पैसे देने ही पड़ेंगे। तो उन्हें देना पड़ता था। तो ऑब्वियसली वो कहाँ सोच रहे थे कि वो 50 से घटा के 20 में ले जाएंगे और कहाँ उन्हें 200 रुपये देने पड़ रहे थे। तो उनने सोचा कि यार इतना ज़्यादा कंपटीशन, ये लोग प्राइस भी बढ़ा रहे हैं, फिर शॉपकीपर्स, तो हम ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमें लॉस ही हो रहा है क्योंकि हम एक्सपेंसिव में ख़रीद रहे हैं, है ना। तो उन्हें तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो उनने सोचा यार फिर एक ही इलाज है कि हमारे जो राइवल,
हमारी जो दुश्मन, जो एनिमी कंपनीज़ हैं, जो हमारी दूसरी कंपनीज़ हैं, जो जैसे कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि फ्रेंच, डच, पोर्चुगीज़ को यहाँ से हटाओ, फ्रेंच ने सोचा डच, पोर्चुगीज़ और ब्रिटिशर्स को हटाओ, तो ऐसे इन्हें सोचा कि यार इनको तो यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो भगाते किस तरीके से थे, ये हर दिन बैटल्स फाइट करते थे, जिस रास्ते से जा रहे होते थे उधर के रूट को ब्लॉक कर देते थे, फैक्ट्रीज़ पे कब्ज़ा कर लेते थे, फैक्ट्रीज़ पे वो लोग अटैक कर देते थे, शिप्स को डुबा देते थे। इसलिए पता है शिप्स में जब वो सामान लेके जाते थे ना, तो वो अपने सारे जितने भी आर्म्स वगैरह हैं, सारे हथियार लेके चलते थे, क्योंकि शिप्स में ही लड़ाइयाँ हो जाती थी बहुत बार। ठीक है, तो भाई इतना प्रोटेक्शन चाहिए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फैक्ट्री थी, क्योंकि जहाँ पर उनके ऑफिशियल्स भी बैठते हैं और जहाँ पे उनके सारा सामान भी रखा होता है, वो फैक्ट्री कहाँ थी, फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ एस्टेब्लिश हुई थी, बंगाल में इन 1651 नियर रिवर हुगली। ओके, याद रखना, नियर रिवर हुगली। ओके, तो फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश हो गई थी। तो उनने क्या सोचा, यार ये लोग अटैक ना कर दे, इसलिए हम एकदम फोर्टिफिकेशन बना देते हैं, एक तरीके किला बना देते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं, तो फोर्टिफिकेशन करना पड़ेगा। अब आप ही सोचो, एक फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका घर है और इसके आपके घर के अंदर कोई आउटसाइडर आके बैठ गया और अब वो खाली नहीं कर रहा है, जबकि वो अपनी जगह और बढ़ाता जा रहा है और आपको परेशान करता जा रहा है, तो आप खुश तो होगे नहीं कि भाई तुम हमसे बिना पूछे आ गए और अब जगह भी बढ़ाते जा रहे हो, है ना, आप खुश डेफिनेटली नहीं होगे। तो सेम वे जो बंगाल के नवाब थे वो भी इस तरीके से खुश नहीं थे, क्योंकि देखो फैक्ट्री कहाँ थी, फैक्ट्री थी बंगाल में, लेट्स एज्यूम इट एज अ मैप ऑफ बंगाल। तो फैक्ट्री थी बंगाल में, तो ये फैक्ट्री थी, अब ये आ गए हैं बिना पूछे, है ना, और जगह भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो बंगाल के नवाब थे वो ऑब्वियसली हैप्पी तो नहीं थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से शुरुआत से ही। तो फिर क्या हुआ, उनने सोचा, फिर बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, बेसिकली बहुत सारे नेगोशिएशंस और बैठक हुई। उनने सोचा कि अब क्या करें, आप समझ जाइए, आप ऐसा मत करिए, आप मत बढ़ाइए जगह को। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बात पे बिल्कुल कि नहीं हम तो बढ़ाएंगे, है ना, और बंगाल के नवाब्स भी पीछे नहीं हट रहे थे। तो सारे नेगोशिएशंस फेल हो गए, कोई नेगोशिएशन काम नहीं आया। और सिर्फ यही रीज़न नहीं था कि जो बंगाल के नवाब्स सैड थे सिर्फ इसी वजह से, नहीं, दो और रीजन्स थे, जिसमें से फर्स्ट रीज़न ये था कि 1698 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुग़ल ऑफिशियल्स को ब्राइब कर दे, उनको रिश्वत दे दी। तो अब देखो, अब मुग़ल जो डायनेस्टी थी वो तो ऑलमोस्ट कोलैप्स पे ही थी, है ना, वो तो बस अब सिंबल के नाम की थी, है ना, तो उनको ब्राइब करना बहुत आसान हो गया था। तो उन्हें ब्राइब करके ज़मींदारी राइट्स ले लिए, दीवानी राइट्स ले लिए, टैक्स कलेक्शन राइट्स ले लिए, कुछ भी बोल लो, ओके, कि अब वो टैक्स कलेक्ट करेंगे। कौन सी विलेजेस के टैक्स कलेक्ट करेंगे, 3 विलेजेस। कौन सी 3 विलेजेस, इनके नाम याद रख ले रहे हैं, एनसीईआरटी बुक में नहीं है, सिर्फ एक का ही है, कालीकता ना। 3 विलेजेस हैं, गोविंदापुरा, सुतानुती और कालीकता इज़ नाउ कोलकाता। ओके, सो इन 3 विलेजेस के ज़मींदारी राइट्स भी दे दिया। अब तो मतलब और ये 3 विलेजेस थी कहाँ, अगेन बंगाल में। तो अब बंगाल को टैक्स भी नहीं मिल रहा था इन 3 विलेजेस का, तो उनको थोड़ा तो उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंच ही रहा होगा ना। ये फर्स्ट रीज़न था। सेकंड रीज़न ये था कि जो ड्यूटी फ्री ट्रेड, बेसिकली ब्रिटिश ईआईसी ने औरंगज़ेब से फोर्सफुली, ज़बरदस्ती, है ना, ड्यूटी फ्री मतलब टैक्स फ्री। देखो अब तुम इंडिया में आ रहे हो, तुम बिल्कुल एलियन पावर हो, एलियन पावर मतलब बाहर की, दूर की, इंडिया की नहीं, इंडिया के बाहर की पावर हो, कोई तुम्हें इंडिया में जानता नहीं है और तुम इंडिया से ट्रेड कर रहे हो, तो तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा जो भी तुम इंडिया का सामान ले जा रहे हो। इसलिए तो अब वो उनको टैक्स ना देना पड़े, इसलिए उन्होंने औरंगज़ेब से एक फरमान जारी करा लिया था कि अब वो लोग टैक्स नहीं देंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि वो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना
अपना प्राइवेट ट्रेड करने लग गई थी। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि किसी ब्रिटिशर को फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ब्रिटिश ऑफिसर को अपने किसी रिलेटिव के लिए जो फॉरेन में रह रहा है कोई इंडियन ड्रेस चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंडियन ड्रेस चाहिए अपने किसी रिलेटिव के लिए जो फॉरेन में रह रहा है ना। तो अब वो शॉपकीपर के पास जाएगा, राइट। वो शॉपकीपर के पास गया, है ना। उसने बोला भाई टैक्स तो दो, है ना। तो बेसिकली कंपनी ने क्या मतलब उस ऑफिसर ने क्या बोल दिया, देखो मैं तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक पार्ट हूँ और मुझे तो औरंगज़ेब ने फरमान दिया है कि नहीं तो नहीं, मैं मतलब कि हमें तो फरमान मिला है कि हम तो टैक्स नहीं देंगे। तो भाई तुम फरमान का वो लोग मैनिपुलेट कर रहे थे, वो उसका मिसयूज़ कर रहे थे। फरमान में लिखा था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ट्रेड के लिए, मतलब कंपनी के ट्रेड के लिए, लाइक स्पाइसेस के ट्रेड के लिए कलेक्टिवली वो जो खरीद रहे थे, अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए तुम टैक्स नहीं दोगे, ऐसा किसने कहा था। लेकिन वो लोग इसका मिसयूज़ कर रहे थे और इससे तो बंगाल की इकोनॉमी को और लॉस हो रहा था, राइट। तो और बंगाल के नवाब एंग्री हो गए थे। फिर बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए, बट सारे नेगोशिएशंस एंड में फेल हो गए। लेकिन बंगाल के नवाब्स की सीरीज़ भी याद रखनी है कि पहले कौन थे और फिर बाद में कौन हुए। सबसे पहले थे मुर्शिद कुली खां, फिर उनके बाद आए अली वर्दी खां, फिर अली वर्दी खान की जब डेथ हो गई तब आए सिराज उद दौला। एंड ये तीनों रूलर्स, ऑल ऑफ देम वर वेरी पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे। बट सी बीच में एक और ट्विस्ट आ गया कि जो औरंगज़ेब थे उनकी जब डेथ हो गई थी तो जो बंगाल था उनने बोल दिया कि नहीं, अब हम मुगल्स के अंडर नहीं हैं, क्योंकि अब तो कोई पावरफुल रूलर बचा ही नहीं था। तो बंगाल के नवाब्स ने कि अब हम मुगल्स के अंडर नहीं हैं। तो अब मुगल्स ने जो फरमान दिया था तुम्हें ड्यूटी फ्री ट्रेड करने का, वो भी लागू नहीं होगा फिर तो, है ना। तो बंगाल के नवाब्स बोल रहे थे और पता है उनने जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनने सिर्फ ये 2 रीज़न्स की वजह से नवाब्स को एंग्री नहीं किया था। उनने बंगाल में ही कॉइन्स की मिंटिंग स्टार्ट कर दी थी, राइट। फोर्टिफिकेशन वो करते ही थे और ऐसे बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से लड़ाइयाँ होने लगे। अब क्या लड़ाई हुई वो अभी हम देखेंगे। सो बेसिकली जब अली वर्दी खान की जब डेथ हो गई, जो एक अभी बताया था मैंने बंगाल के नवाब थे, उनके बाद है सिराज उद दौला जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रूलर थे। तो अली वर्दी खान की डेथ कब हुई? उनकी डेथ हुई इन 1765। तो जब सिराज उद दौला आए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा था कि यार अगर अली वर्दी खान की डेथ के बाद हम तो कोई पपेट रूलर को सोच रहे थे कि वो लग जाएगा, कोई पपेट रूलर आ जाएगा। पपेट रूलर मतलब पपेट हम सबको पता है, कठपुतली जो इंसानों से जो उंगलियों पे बांध लेते हैं उनके स्ट्रिंग्स से और वो चलती है, वो एंटरटेनमेंट हम देखते हैं, राइट। पपेट जो मॉडल होता है एक, राइट। तो मतलब जो इशारों पे नाचे, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात माने, ऐसा रूलर जो बिल्कुल कठपुतली की तरह काम करे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको चलाए, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात माने। बट अगेन अ ट्विस्ट, बट सिराज उद दौला तो कितने ज़्यादा मतलब पावरफुल रूलर थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बिल्कुल खिलाफ थे। फिर से बहुत सारे नेगोशिएशंस हुए लेकिन हर कोई अपनी बात पे टिका रहा। तो एक दिन सिराज उद दौला बंगाल में जहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री थी वहाँ गए विथ 30,000 सोल्जर्स। ओ माय गॉड, विथ 30,000 सोल्जर्स वो गए।
तो 30,000 सोल्जर्स के साथ गए बंगाल में, कहाँ, जहाँ पे उनकी फैक्ट्री थी, कासिम बाज़ार में। और वहाँ पे उनकी फैक्ट्री के पास पहुँचे, सारे इंग्लिश मैन्स को पकड़ लिया, जहाँ जो भी काम कर रहे थे फैक्ट्री में सबको पकड़ लिया और उनको डिसआर्म कर दिया, उनसे हथियार छीन लिए, उनके वेयर हाउस को, उनकी फैक्ट्री को लॉक कर दिया, राइट। तो ये सब देखकर तो जो मद्रास में, जैसे लाइक दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया फॉर एग्जाम्पल, सो यहाँ पर थी फैक्ट्री इन बंगाल, तो यहाँ पे मद्रास में जो रॉबर्ट क्लाइव थे इनके कमांडर, वो गए ये सब सुनकर, वापस से नेगोशिएशंस हुए कि ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ये वो है ना एंड ऑल। बट हुआ क्या, एट द एंड 1757 में एक बैटल ही हो गई पूरी, और उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ प्लाज़े। नाउ जो ये 1757 में जो बैटल ऑफ प्लाज़े हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद्दौला के अगेंस्ट, ये बहुत ही मतलब अच्छी बैटल थी। मतलब एक तरीके से पहली चीज़ तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, बैटल ऑफ प्लाज़ा में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली वॉर थी जिसमें वो जीत गई थी ऑन ग्राउंड्स, ज़मीन पे ऑन ग्राउंड्स, ओके, फर्स्ट बैटल। बट अब हमारे सिराजुद्दौला इतने पावरफुल रूलर थे, तो आपको क्या लगता है वो हार जाएंगे? तो बेसिकली हाँ, वो हार गए थे। ये पहली जीत थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, बट वो हार गए। तो गए कैसे थे? तो हमेशा ना आप हमारी इंडियन हिस्ट्री में देखेंगे कि हमेशा किसी ने अपनों ने ही धोखा दिया है। मतलब राजा को धोखा कोई मंत्री दे देता था, या फिर किसी को कोई और धोखा दे देता था जो उसकी ही टीम में होता था, है ना। तो हमेशा आपस वालों ने ही धोखा दिया है। तो सेम ही ये किस्सा यहाँ हुआ कि सिराजुद्दौला जीत जाते 100%, बट उनके एक राइवल थे जो आर्मी के कमांडर थे, मीर जाफ़र आर्मी के कमांडर थे। तो वो बेसिकली उनने बोला, बेसिकली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको बहला फुसला के बोल दिया कि तुम हमारी हेल्प करो वॉर में और हम तुम्हें अगला राजा बना देंगे। मतलब सिराजुद्दौला के बाद हम तुम्हें बना देंगे राजा, लाइक आफ्टर सिराजुद्दौला यू विल बी द नेक्स्ट किंग। तो उसने बोला हाँ ठीक है। तो बेसिकली पार्ट्स होते हैं, लाइक बेसिकली यहाँ पे वॉर हो रही है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से सिराजुद्दौला की आएगी एक, दूसरी यहाँ से आएगी आर्मी, फिर तीसरी ये इस साइड से आएगी, चौथी यहाँ से आएगी। तो जैसे यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, ये एक आर्मी का एक पार्ट, ये दूसरी टुकड़ी आर्मी की, ये तीसरी और ये चौथी, ऐसे पार्ट्स होते हैं आर्मी के वाइल द टाइम ऑफ वॉर। तो बेसिकली मीर जाफ़र ने एक टुकड़ी भेजी ही नहीं। तब एक टुकड़ी में एक दो इंसान थोड़ी ना होता है, बहुत सारे आर्मी के सोल्जर्स होते हैं। मतलब वो लड़े ही नहीं, तो डेफिनेटली लोग कम थे, तो सिराजुद्दौला की डिफीट हो गई। ओके, तो इस तरीके से नेक्स्ट किंग हो गए हमारे मीर जाफ़र। सो मीर जाफ़र बन गए किंग, है ना। बट अब देखो, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही उन्हें बनाया था किंग ऑब्वियसली, तो उनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात तो माननी ही थी। मतलब वो बन गए एक तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पपेट रूलर। बट मीर जाफ़र को ना लोग कहने लग गए थे कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही बात मानता है ना। और उनकी रिस्पेक्ट कम हो रही थी अमंग द पीपल ऑफ बंगाल के जो लोग थे उनके सामने, जो मीर जाफ़र थे उनकी रिस्पेक्ट कम हो रही थी, क्योंकि लोग बोल रहे थे कि तुम तो सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से वफ़ादार हो, है ना। तो अब भाई वो किंग है, तो उसको थोड़ी तो अपनी डिग्निटी रखनी पड़ेगी ना, थोड़ी तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट रखनी पड़ेगी उसको, राइट। तो उसने वो मना करने लग गया कुछ चीज़ों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो उसने बोला ज़्यादा करोगे तो निकाल देंगे, और उसे निकाल कर, सच्ची में उसे मीर जाफ़र को निकाल कर मीर कासिम को लगा दिया ना। मीर कासिम कौन था? हु वाज मीर कासिम? मीर कासिम मीर जाफ़र का
एक तरीके से बस ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। मीर जाफ़र का सन इन लॉ था।